हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए आज जो है हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाएंगे। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं 12th बायोलॉजी 2024 का क्वेश्चन बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो सारे बच्चों का इस क्वेश्चन को बहुत बेसब्री से इंतजार था। आज हम लोग तो है ना 2024 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है 2024, तो वो 2024 में बेटा हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 70 क्वेश्चन को पूरे को डील करेंगे, है ना। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो हमेशा लेकर आए, है ना। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमने आप लोग के लिए 12th बायोलॉजी 2024 का क्वेश्चन बैंक लेके आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहा जाता है 2025 में इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा आपको तो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा 70 ऑब्जेक्टिव आज कवर करेंगे, तो जो भी बच्चे हैं एकदम आसानी से हर एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे। चलिए तो समय को देखते हुए आज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वीडियो बेटा, दूध से दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो सारे बच्चों को पता होगा कि दूध से दही में परिवर्तित होता है, तो दूध से दही बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दूध से जब दही बनता है तो इसमें विटामिन बी की मात्रा जो है बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या होता है, ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग तेजी से कवर करते जाएंगे बेटा, क्योंकि 70 क्वेश्चन है ना। बहुत ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को तेजी से कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज की। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन पर खोज की। तो इसका सही जवाब बेटा है ना स्टैफिलोकोकस के, स्टैफिलोकोकस यानी सी द राइट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किस पर किया था बेटा, स्टैफिलोकोकस यानी सी द राइट आंसर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको 2024 में पूछा गया है और 25 में भी पूछने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको भी पता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ना आगामी एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर एक वीडियो के साथ डील करते जाएंगे। आज 2024 को डील कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट बार जो है जब भी वीडियो अपलोड होगा 2023 का 2023 का अपलोड होगा, तो सारे बच्चे हमारे वीडियो से बने रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सीरीज वाइज हम आपको देते रहेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। तो इसका सही जवाब है स्टैटिन। क्या बेटा, स्टैटिन यानी डी द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना, कि पादप से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, पादप से है ना संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो सारे बच्चों को इसका सही जवाब पता होगा। यहां हमारी संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता कहते हैं पूर्ण सशक्तता, यानी सीधा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं, पूर्ण सशक्तता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत कम समय में हर एक क्वेश्चन को डील करते जाएंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है हिसारडेल निम्नलिखित में जानवरों में से किसका नस्ल है। हिसारडेल, तो हिसारडेल जो बेटा आप सारे बच्चों को पता होगा भेड़ का नस्ल होता है। हिसारडेल किसका नस्ल होता है, भेड़ का। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजाइक वाले प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। 6 का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजाइक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता था। तो उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बेटा, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, डीएनए के खंडों को गमन एनोड की तरफ, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का क्या कारण है। डीएनए के खंड को क्या बनाना है, ऋण आवेशित होना चाहिए, धन आवेशित होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए, या दोनों प्रकार के आवेशित होना चाहिए। तो इसका सही जवाब बेटा ऋण आवेशित होना चाहिए, यानी ए इज द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहां देखेंगे बेटा हम लोग सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के लिए
क्लोनकारी संवाहक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? क्लोनकारी संवाहक नहीं है। तो इसका सही जवाब है PBr322, क्योंकि P से होता है प्लाज्मिड, B जो है Br जो है ये वैज्ञानिक का नाम है, जिसमें B का अर्थ बॉलीवर और R का अर्थ होता है रॉड्रिग्यू, एंड 322 इज द नंबर ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? तो PBr322 C इज द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं हम लोग हर एक क्वेश्चन को डील करते जाएंगे तेजी में। निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगक डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? बहुत अच्छा, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पुनर्योगक डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो इसका सही जवाब बेटा सूक्ष्म अंतःक्षेपण, यानी डी द राइट आंसर। चलिए बेटा हम लोग 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संशोधित करते हैं? डीएनए के पृथक्करण का मतलब होता है कि बेटा डीएनए को अलग करने हेतु, पृथक्करण करने हेतु कवक को किस एंजाइम का संशोधित करते हैं? कवक को किस एंजाइम से संशोधित करते हैं बेटा? तो इसका सही ऑप्शन है कार्टिनेज, डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है? देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम तेजी से डील करते जाएंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन कवर करना है, तो इंपॉर्टेंट समय बहुत आप लोग के अभी जो है समय चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चल बेटा क्वेश्चन 11 क्या कहता है? 11 क्वेश्चन था, इनमें से कौन PBr322 से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 11 को इनमें से कौन PBr322 से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है TDNA जो है PBr322 से संबंधित नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सीधा राइट आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? यदि बाहरी जीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि बाहरी जीन निवेशक टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगक प्लाज्मिड का, यानी बाहरी जीन को टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में, है ना, बाहरी जीन निवेशन, अगर बाहरी जीन निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो क्या पुनर्योगी प्लाज्मिड क्या होगा? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाएगा, या टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाएगा, या प्रतिलिपिकरण आसानी से हो जाएगा, या एम्पिसिलिन प्रतिरोधक ज्यादा मजबूत हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, आपका जो 12 क्वेश्चन आता है इसका राइट है एम्पिसिलिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। 12 का आंसर क्या बेटा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 का कहता है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज, है ना, प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है थर्मस एक्टिकस, है ना, थर्मस एक्टिकस, है ना, यानी बी द राइट आंसर। चलो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बेटा? निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपको आगामी एग्जाम में भी आने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो इसका सही है बेटा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। कौन बेटा? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, यानी बी द राइट आंसर, है ना। तो याद है बेटा हर एक क्वेश्चन को हम लोग आसानी से डील करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें आसानी से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं बेटा? तो 15 क्वेश्चन ये रहा आपके, है ना, क्या कहता है? इंफ्रा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोगिता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों, इंफ्रा-1 है ना, एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो 15 का आंसर जो है सारे बच्चे देख सकते हैं, इन्फो इंसेमा के उपचार में, इन्फो इंसेमा के उपचार में। 15 का आंसर क्या बेटा? ए द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 को बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को तेजी से डील करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? तो इसका सही जवाब बेटा पीसीआर के द्वारा, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, पीसीआर के द्वारा ही हम लोग, है ना, न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन करते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलो ना क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि किस पीएच का बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? किस पीएच पर, यानी कौन सा पीएच पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा
संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन का सक्रिय हो जाता है। तो इसका सही जवाब है क्षारीय पीएच, यानी कि बी इज द राइट आंसर, क्षारीय पीएच। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या बेटा कि तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? तो सारे बच्चे इसका आंसर पता होगा, है ना। इसका सही जवाब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, यानी डी द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में पाई जाती है? बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में पाई जाती है? तो इसका टोटल किस्म बेटा 27 होती है, यानी सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे बेटा, 70 क्वेश्चन कवर करना है। तो सारे बच्चे जो है ना थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तेजी में हम लोग निकलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा का निर्णय लेती है? यानी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? तो आप लोग को सारे बच्चों को पता होगा, इसका आंसर होगा जीईएसी, जीईए और सी, यानी कि सी द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा गया है 2024 में। रामदेव मिश्र का जन्म, है ना, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? तो राम मिश्र, सारे बच्चे को बहुत सारे इसमें हेजिटेशन होगा कि चलिए भाई 21 का आंसर शायद हरित क्रांति होगा, बट ये जवाब बिल्कुल गलत बेटा। यहाँ राम, क्योंकि हरित क्रांति के जो जनक है ना, वो है डॉक्टर एम स्वामीनाथन, जिन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की मदद से भारत में हरित क्रांति को लाए थे। तो रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब बेटा पारिस्थितिकी में। क्या जी बेटा? यानी ए द राइट आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 तद्रूपी, बहुत अच्छा बेटा, है ना, तद्रूप प्रजननी, है ना, यहाँ पर थोड़ा प्रजननी, है ना, लाल फूल, बहुत अच्छा से समझना क्वेश्चन को, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यदि लाल फूल का जो संकरण होता है वो सफेद फूल के साथ हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ज्यादा क्वेश्चन को मत देखिए, टू दी पॉइंट में चलिए बेटा। यदि लाल फूल का जो संकरण है वो सफेद फूल के साथ हो जाता है तो गुलाबी फूल उत्पन्न होते हैं ना। यानी देखिए अगर लाल फूल का संकरण सफेद फूल के साथ हो जाती है तो ये जो दोनों जब मिलता है तो गुलाबी पुष्प होता है। तो इसका सही जवाब इनमें से किसका ये उदाहरण है? तो सारे बच्चों को इसका पता होगा कि इनमें दोनों का गुण दिख रहा है, गुलाबी में लाल का भी गुण दिख रहा है और सफेद का, दोनों का गुण पूर्ण रूप से दिख रहा है कि अधूरा, आधा रूप से दिख रहा है। तो इसका सही जवाब बेटा अपूर्ण परिभावता, यानी सीधा राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर बेटा 23 को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए बेटा सारे बच्चे देखेंगे, यहां पर कहता है कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब बेटा कारक विविक्त होते हैं, यानी कारक जो बेटा विविक्त होते हैं। यहां पर असत्य की बात करा, कारक विविक्त होते हैं, ये गलत बात है बेटा। कारक जब भी होते हैं विविक्त नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। जब भी कारक होंगे तो वो पेयर में होंगे, जोड़ा में होंगे। आप देख सकते हैं कि जब भी एक कारक हम लोग जीनोटाइप लिखते हैं तो ये जोड़ा में रहता है, कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। यहां पर लिख रहे हैं कारक विविक्त होते हैं, तो यानी बी इसका बिल्कुल असत्य ये जवाब है। बाकी लक्षणों का निर्धारण कारक द्वारा होता है, सही बात है। अगर बड़की टी आता है तो लंबे पौधे और छोटकी टी आते हैं तो बौने पौधे। तो आप देख सकते हैं बेटा ये भी जवाब बिल्कुल सही है। मटर में कारक जोड़े होते हैं, सही बात है। मेल्डन ने अपने प्रयोगों में मटर का पौधा चुना था तो उन्होंने लंबा के लिए बड़ी टी और छोटा यानी बौना पौधा के लिए छोटी टी लिए थे। तो हमेशा जो कारक होते हैं वो जोड़े में होते हैं। अलील आपस में सम्मिश्रित होते हैं, जब भी अलील हो गए आपस में मिले होंगे तो यानी कि सारा जवाब ये कथन सही है। बट बेटा कारक विभक्त होते हैं, यानी कारक जो है
अलग अलग होते हैं। ये जवाब बिल्कुल गलत है, यानी कौन सा सत्य है, तो बी द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, स्वतंत्र अपव्यूहन है ना, स्वतंत्र अपव्यूहन में है ना के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। शायद आपने पढ़ा होगा स्वतंत्र अपव्यूहन, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम होता है बेटा वो F2 पीढ़ी पर आते हैं, यानी द्विसंकर संकरण के लिए आते हैं। द्विसंकर संकरण में ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा होगा। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का कोशिकीय आधार क्या है, तो इसका सही जवाब बेटा एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं। यानी युग्म जो है देखिए ये अलील है, ठीक है, ये अलील जब युग्मक बनेंगे तो आपको भी पता है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी अलील यानी कि जीन पेयर जो जीन होते हैं या अलील होते हैं ये युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के पर आधारित है ना कि युग्म के जो अलील होते हैं, जो पेयर में अलील होते हैं वो युग्मक बनते समय क्या हो जाता है बेटा, अलग अलग हो जाते हैं, यानी बी द राइट आंसर। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 25 क्वेश्चन कहता है वंशक गति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 25 क्वेश्चन क्या कहता है वंशक गति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा। हालांकि देखिए मेंडल यहाँ पर, तो मेंडल ने वंशक गति के नियम का खोज किया था। यहाँ पर यह टीएच मॉर्गन, तो टीएच मॉर्गन ने फल मक्खी पर काम किया था, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पर। तो इसका सही जवाब शटन एवं बोबरी बी द राइट आंसर। ये हैकिंग सिर्फ इसलिए दिया गया, ये नहीं हुआ। तो वंशक गति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था, तो शटन एवं बोबरी, यानी बी द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन है ना क्रोमोसोमल विकार नहीं है, यानी गुणसूत्रीय विकार नहीं है। तो याद है बेटा इस सारे जो है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या हो जाते हैं 47। जो 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। इसमें क्या होता है कि 21वें जो गुणसूत्र होते हैं बेटा उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, तो इसलिए गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाती है 47। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ पर देखें क्रोमोसोमी है, क्रोमोसोम के अंदर गुणसूत्र होता है। यहाँ पर देखिए बेटा क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या भी 47 हो जाती है, बट यहाँ इसमें क्या है 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त हो जाती है। बट इसमें क्या होता है लिंग गुणसूत्र, जैसे आप देख सकते हैं 44 प्लस XXY, यानी देख सकते हैं बेटा यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कितना हो रही है 44 से 3 कितना बेटा 47, जो कि है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या हो जाता है 45। तो इस सारे जो है बेटा ये क्रोमोसोमल विकार है। बट यहाँ पर देख सकते हैं जो हीमोफीलिया है ये क्रोमोसोमल विकार नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा ये इसका आंसर क्या बेटा डी। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है ना, हीमोफीलिया को हम लोग रक्तस्रावी रोग भी कहते हैं। इस रोग में जब शरीर के कटे सटे भागों से रक्त बाहर आता है तो रुकता नहीं है, तो हीमोफीलिया को हम लोग रक्तस्रावी रोग कहते हैं, जो कि यह क्रोमोसोमल विकार नहीं है, यानी डी द राइट आंसर। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। डीएनए का एक्स किरण की विवर्तन आंकड़ा किसने दिया बेटा, तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया, तो इसका सही जवाब क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था, तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों कि इसका विवर्तन आंकड़ा जो दिया था विल्किंसन एवं फ्रैंकलिन ने दिया था, यानी ए इज द राइट आंसर, विल्किंसन एवं फ्रैंकलिन ने। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, हर्शे एवं चेस, याद रखिएगा ये नाम आपको बार बार याद आ रहा होगा। हर्शे एवं चेस का प्रयोग क्या निष्कर्ष था, तो हर्शे एवं चेस का प्रयोग आपने देखा था, इन्होंने यह बतलाया कि जीवाणुओं में जो भी पदार्थ होता है अनुवांशिकी पदार्थ वो डीएनए होता है। याद बेटा जबकि आपने एक पढ़ा होगा टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस, तो टोबैको मोजाइक वायरस में अनुवांशिकी पदार्थ आरएनए होता है, जबकि जीवाणुओं का अनुवांशिकी पदार्थ क्या होता है डीएनए होता है। ये हर्शे और चेस ने अपने प्रयोग में बदला है, यानी ए इज द क्या बेटा राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 के ऊपर बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कहता है प्रिय बच्चों, 29 क्वेश्चन कहता है कि डीएनए का एक्स किरण है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना 9 के ऊपर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है बेटा? तापमान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, शायद बच्चों में टेंशन डाल दे। तापमान के है ना, तापमान निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? यहां पर बेटा थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इसलिए हमें भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तापमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर तापमान सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। कथन बिल्कुल सही है, तापमान सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो पर्यावरण में बदलाव जरूर आएगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर घटता है। सही बात है बेटा। ये देखिए हमारी पृथ्वी है और ये है आपका विषुवत रेखा, है ना। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री आता है और विषुवत रेखा से जैसे दूर जाइएगा तापमान आपका बढ़ते जाएगा। अब विषुवत रेखा के नजदीक आइएगा तो तापमान घटते जाएगा। तो सही बात है बेटा, तापमान विषुवत रेखा के ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ क्या होता है? घटता है। यानी कि ये कथन भी बिल्कुल सही है। तापमान ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है ये कथन। क्यों सर? तापमान बढ़ने यानी कि आप जब ऊंचाई जाइएगा तो तापमान आपका घटेगा। एक छोटी सी कहावत इंग्लिश में कहा गया है, हायर वी गो कूलर वी फील। हायर वी गो कूलर वी फील। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा का दबाव घटता जाता है, तापमान घटता जाता है। बट यहां ऊंचाई बढ़ने से तापमान भी बढ़ता है। ये कथन बिल्कुल क्या बेटा? गलत है। यानी सी इज द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? वांछित विशेष को ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। वांछित विशेष को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब बेटा व्यष्टि स्तर पर। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति के स्तर पर, यानी ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन बेटा 31 क्या कहता है? 31 क्वेश्चन ये रहा, मानव समष्टि। यहां पर हम देखेंगे कहा जाता है मानव का मतलब मनुष्य और समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या। तो मनुष्य के जनसंख्या के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जन्म से पहले, और जनन श्रम यानी जन्म के दौरान एवं जन्मोत्तर आयु, जन्म के बाद की आयु, है ना, के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटने के क्रम में है। यानी कि व्यक्तियों की प्रतिशतता आयु उनका दिनों दिन क्या हो रहा? घट रहा है। तो यह प्रतिबिंब कहता है ना, यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि, है ना। आप देख बेटा आज के दिनों में जनसंख्या क्या हो रहा है? समष्टि में जनसंख्या घट रहा है कि स्थिर है कि अस्थिर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या ना घट रहा ना स्थिर है, जनसंख्या क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। यानी ए इज द राइट आंसर। देख सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज देख सकते हैं बेटा 31 का आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, है ना। समष्टि यानी जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चलो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन क्या बेटा? निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? तो इसमें बहुत ही इसको आसान है आंसर ये ना, हम कहीं आंसर पर नहीं जा रहे हैं, कोई आंसर पर हम नहीं जा रहे हैं बेटा। केवल आप ये देख लीजिए कि जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सारे बच्चे कहीं नहीं जाइएगा, केवल यहां आ जाइए, है ना। आपको पता होगा कि बांस एक ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल देता है, यानी केवल एक बार ही प्रजनन करता है। तो आप यहां से लगा सकते हैं। और बांस के अलावे प्रशांत महासागर में एक सामन मछली है, वो भी अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प देता है, केवल एक बार ही प्रजनन करता है। यानी अपने पूरे जीवन काल में प्रजनन क्षमता सामन मछली करता है, और कौन करता है? बांस। तो आप लोग यहां से डायरेक्ट जा सकते हैं आंसर पर, यानी ए इज द राइट आंसर, है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर जाते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कहता बेटा? है ना, वार्बलर के 5 निकटता संबंधित जातियों के साथ रहने का कारण क्या था? है ना, वार्बलर के 5 निकटता संबंधित जातियों के साथ रहने का कारण क्या था? याद करिए बेटा कि जब भी वार्बलर का नाम आएगा तो इनका संबंध केवल एक ही चीज से है, संसाधन से। वार्बलर का जब भी नाम आएगा तो इनका केवल एक ही संबंध है, कौन चीज से? संसाधन से। ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना। वार्बलर केवल
संसाधन से संबंधित काम किया था। तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं संसाधन विभाजन, बी द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर, बहुत कम क्वेश्चन समय लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? कौन सा इनमें पौधा है जो हृदय रोग ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो इसका सही नाम बेटा कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एक ऐसा पौधा है जो हृदय रोग उत्पन्न करता है। कौन सा हृदय रोग बेटा? ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो यानी कि बी द राइट आंसर। क्वेश्चन बेटा हम लोग अगले 35 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 35 क्वेश्चन क्या करता है बेटा, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? बहुत अच्छा, सारे बच्चे पहले अपघटक जानेंगे। अपघटक किसको कहेंगे? तो वे जीव है ना, वे जीव, वे सूक्ष्म जीव जो मृत जानवरों या मृत पादपों के शरीर को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी मरे गड़े सड़े को खाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपघटक। तीन चीज आपने पढ़ा होगा जीव और समष्टि में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो अपघटक किसको कहते हैं? जो मृत शरीर को अपना भोजन बनाता है, चाहे वो पौधा का शरीर हो, चाहे वो मृत शरीर किसका हो, जंतु को। तो इसका सही जवाब है बेटा कि यहां तो कवक का सवाल होगा नहीं, कवक को विषाणु भी नहीं होगा, वायरस नहीं होता, कवक एवं जीवाणु। हाँ, सीधा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो कवक एवं क्या बेटा? जीवाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बेटा 36 क्यों बढ़ते हैं। तो 36 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? 36 क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? तो यार बेटा समापन कोडोन माने है ना, एक होता दो तरह के, एक होता प्रारंभ कोडोन, एक होता समापन कोडोन। तो प्रारंभ कोडोन का सारे बच्चों का जवाब होगा AUG है, AUG है ना बेटा, AUG। ये जो बेटा प्रारंभ कोडोन होते हैं, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है बेटा समापन कोडोन। तो समापन कोडोन क्या कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो समापन कोडोन नहीं है, यानी टर्मिनेशन कोडोन नहीं है। तो इसका सही जवाब बेटा AUG। ये AUG है, आपको पता होगा A से एडेनिन होता है, U से यूरासिल होता है, G से ग्वानिन होता है। तो AUG जो है बेटा समापन कोडोन नहीं है, यानी सीधा राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 की ओर जाते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कहता है? अंतरण RNA, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब बेटा सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ाव, सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ाव, यानी ए द राइट आंसर। देख सकते हैं बेटा किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 70 में केवल 35 ऑब्जेक्टिव में आपको डील करना है। तो सरकार भी देखता है कि आप सब्जेक्टिव को याद किए, क्योंकि सब्जेक्टिव कम कर दिया गया तो ऑब्जेक्टिव को इस तरह से सब्जेक्टिव के फॉर्म में ढाल दिया गया, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? 38 क्वेश्चन ये रहा बेटा, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग होता है? सारे बच्चे ये पढ़े जानेंगे असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। वैसा रोग, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग किसको कहते हैं? वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं करता है, उसे हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा एड्स, एड्स जो है संक्रामक रोग है, क्योंकि एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका हिंदी नाम होता है सहज प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। तो एड्स जो है संक्रामक रोग है जो संभोग के दौरान या किसी अन्य वस्तुओं के प्रयोग जैसे सुई एवं ब्लेड के प्रयोग से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है, तो ये संक्रामक रोग हो गया। मलेरिया भी आपको पता है, मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है मलेरिया, तो ये भी संक्रामक रोग है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है ना, तो ये भी संक्रामक रोग है। बट कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है, कैंसर जो होती है वो अवुर्ध कोशिका से होती है और ये जो है किसी अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलता, यानी यहां देख सकते हो सी इज द राइट आंसर। कैंसर जो है असंक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं करता। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन मेरे बेटा ये रहा, क्वेश्चन क्या कहता है 39? तो निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL, बहुत अच्छा, PMNL कहते हैं? निम्नलिखित में से किस कोशिका को PMNL कहते हैं? तो इसका सही जवाब बेटा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल यानी सी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो इसका सही जवाब बेटा न्यूट्रोफिल को कहते हैं, सी द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन का बेटा,
निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलास्ट्रम में होती है? तो सबसे पहले ये जानना बेटा कोलास्ट्रम होते क्या है। तो जब मां बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का जन्म देने के कुछ घंटे बाद तथा कुछ दिनों के लिए मां के स्तनों से, यार बेटा कोलास्ट्रम जो होती है वो मां के दूध में पाया जाता है। और कहां से बेटा? तो सुनिए, जब कोई मां बच्चे को जन्म देती है तो शिशु के जन्म देने के कुछ घंटे बाद तथा कुछ दिनों के लिए मां के स्तनों से एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ का स्राव होता है जिससे कोलास्ट्रम या रवीश कहते हैं, है ना। तो यानी बेटा ये कोलास्ट्रम आपको समझ में आ गया। 2 नंबर में भी क्वेश्चन ही आता है, कोलास्ट्रम किससे कहते हैं? तो शिशु के जन्म के कुछ घंटे बाद तथा कुछ दिनों के लिए मां के स्तनों से एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थों का स्राव होता है जिसे कोलास्ट्रम या रेविस कहते हैं। तो कहा जाता है निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलास्ट्रम में होती है? तो इसका सही जवाब बेटा एमिनोग्लोबिन अल्फा, यानी ए इज द राइट आंसर। एमिनोग्लोबिन बेटा अल्फा, है ना, जो शिशु को अनेक रोगों से बचाता है, क्योंकि यह एक एंटीबॉडीज है। क्या बेटा? एंटीबॉडी है जो मां के दूध से बच्चों के शरीर में प्रवेश करता है और उसे इस नए इन्वायरमेंट में अनेक रोगों से बचाता है। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 की हो जाते हैं। 41 क्वेश्चन कहता है डाइएसिटिलीन मॉर्फिन क्या है? डाइएसिटिलीन मॉर्फिन क्या बेटा? तो ये हेरोइन है। हेरोइन फिल्मों वाली नहीं बात कर रहे हैं, हेरोइन जो है ना पौधों से प्राप्त किए जाते हैं और कहीं कहीं काफी नशीला एवं जहरीला रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो डाइएसिटिलीन मॉर्फिन क्या है बेटा? हेरोइन, यानी विद द राइट आंसर। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर जाते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कहता है ना, विडाल परीक्षण द्वारा, सारे बच्चे जहां भी विडाल परीक्षण देखे आगे क्वेश्चन मत पढ़िएगा। विडाल परीक्षण समझिए टाइफाइड, विडाल परीक्षण में मियादी बुखार, टाइफाइड मतलब विडाल परीक्षण, दोनों का संबंध एक ही से है। तो विडाल परीक्षण द्वारा किसका जांच किया जाता है? तो इसका सही जवाब है टाइफाइड। टाइफाइड का हिंदी होता है मियादी बुखार, जो दूषित जल एवं दूषित भोजन को ग्रहण करने से होता है। तो याद बेटा टाइफाइड का हिंदी क्या होता है? मियादी बुखार, है ना, जो दूषित भोजन या दूषित जल को ग्रहण करने से होता है। और टाइफाइड का जो जांच होता है वो विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। यार बेटा टाइफाइड साल्मोनेला नामक, है ना, साल्मोनेला, है ना, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है ना, यानी कि बेटा यानी बी द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। कौन क्वेश्चन बेटा? 43 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? सगर्भता के कितने माह के बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा आगे नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सगर्भता के कितने माह बाद बच्चे के यानी भ्रूण में, है ना, पाद एवं अंगुलियां विकसित होते हैं? आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मुझे क्वेश्चन एक तक याद हो चुका है बेटा, क्योंकि इतना बार इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने पड़ा है कि क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सगर्भता का मतलब होता है ना, जब मां गर्भवती होती है तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा सगर्भता। तो सगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण में पाद का मतलब हाथ पैर एवं अंगुलियां विकसित हो जाती है? तो इसका सही जवाब है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या 6 माह बाद, बट ये गलत बेटा। 6 माह बाद जो है ना बच्चे तो पूर्ण रूप से विकसित होने के कगार पर होते हैं, है ना। 1 माह बाद जो है ये तो भ्रूण जो है डेवलप ही होते हैं। 3 माह बाद जो होते हैं मां के गर्भ में गतिशीलता का अनुभव होता है, बच्चे गति करना शुरू करते हैं। तो इसका सही जवाब है 2 माह के बाद भ्रूण में पाद एवं अंगुलियां विकसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? तो कहता है निम्नलिखित में से इनमें से कौन जो है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्राव करता है? इस तरह के क्वेश्चन को आप ज्यादा मत देखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको भी बहुत बखूबी से एकदम ईमानदारी से याद होगा। निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है? तो इसका आंसर बेटा है पीतपिंड। पीतपिंड जो है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। कहीं नहीं जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आएगा, बार बार बनाइएगा, कहीं से गलती नहीं करिएगा, क्योंकि टोटल 70 क्वेश्चन में केवल 35 क्वेश्चन ही आप लोग बनाना है बेटा। तो इसमें गलती मत होना चाहिए। 35 का मतलब 35 होता है, 34 नहीं, याद रखिएगा। इसलिए हम आप लोग इतना मेहनत करें कि 35 मतलब 34 नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन बेटा 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका के समूह द्वारा घेरा रहता है? तो यार बेटा फिर से देखेंगे, ये है बेटा जो अंडाणु है, ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है अंडाणु, और अंडाणु के ऊपर जो होता है जोना पोलिसीडा होता है, और जोना पोलिसीडा का जो बेटा ऊपर जो होता है वो होता है कोरोना रेडिएटा की कोशिका। क्या होता है बेटा?
कोरोना रेडिएटा की कोशिका इस तरह से बने होते हैं, सारे बच्चे देख सकते हैं ना, फिगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। कोरोना रेडिएटा की कोशिका होते हैं, इस तरह से बने होते हैं ना। तो यार बेटा किसकी कोशिका होती है? कोरोना रेडिएटा की कोशिका, यानी आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर होते हैं बेटा अंडाणु, क्या होती है? अंडाणु। अंडाणु के चारों ओर जो होते हैं जोना प्रोसीरा होते हैं, और जोना प्रोसीरा के यहाँ पर कोशिका का समूह पूछ रहा है ना। अंडाणु के अगर कहा था अंडाणु के बाहर क्या पाया जाता है, तो यहाँ तो आंसर हो जाता है जोना प्रोसीरा, बट यहाँ कह रहा है बेटा कोशिका के चारों ओर, है ना, कौन से कोशिका का समूह होता है? तो कोशिका को जो समूह होता है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा की कोशिका, यानी आर्य करीट, यानी ए द राइट आंसर। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का। क्वेश्चन बेटा 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन बेटा 46 की ओर ध्यान देंगे, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है ना बेटा? कौन कोशिका अगुणित है? तो सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। कोशिका जो अगुणित है, यहां पर तो सारे बच्चे इगुमानज पर ध्यान दे रहे होंगे, बट आपको भी पता है इगुमानज जो होते हैं ये अगुणित नहीं बल्कि द्विगुणित होते हैं बेटा, 2n होते हैं। यहाँ पर अंडजननी भी होते हैं जो 2n होते हैं, क्योंकि यही अंडजननी अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का। और अंडाणु जो होते हैं n होते हैं, बट यहाँ अंडजननी है तो ये 2n है, क्योंकि जिससे जो बनता है वो n हो जाता है अगुणित। प्राथमिक अंडक भी होते हैं 2n बेटा, तो इसका सही जवाब है द्वितीयक अंडक, यानी सी इज द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 47 क्वेश्चन ये रहा, एक नई गर्भ निरोधक गोली। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सब बच्चे आसानी से ही आंसर को ठीक कर देंगे। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉयड है ना, उसे क्या कहते हैं? तो सारे बच्चों के इसका आंसर पता होगा। उसे हम लोग कहते हैं सहेली, क्योंकि सहेली जो है हफ्ते में एक बार खाई जाती है। और इस सहेली का जो निर्माण हुआ था, अभी भी निर्माण हो रहा है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है ना। तो एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉयड है ना, जो गैर एस्टेरॉयड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तो उसको कहते हैं सहेली। यानी कि सहेली जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में तैयार किया जाता है, जिसे जब तक स्त्रियां खाती है उनमें गर्भ है ना, वो गर्भवती नहीं होती, अर्थात उनके शरीर में, उनके गर्भाशय में भ्रूण का विकास नहीं होता है ना। यानी ये गर्भ निरोधक गोलियां होती है। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ? 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ? तो लगभग 2%। यानी कितना बेटा? लगभग 2%, यानी सीधा राइट आंसर। चल बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 की ओर जाते हैं। 49 क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो 49 क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? ये बेटा अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। सारे जो है मल्टीलोड 375 ये भी आईयूडी युक्ति है। IUDS इंट्रा यूटेरस डिवाइस, अंतःगर्भाशय युक्ति। तो आईयूडी मल्टीलोड 375 जो है IUDS है, लूप प्लास्टिक भी IUDS है, कॉपर टी भी IUDS, बट IUDS सब ये भी IUDS है, बट यहां पर जो है हार्मोन मोचक है। तो हार्मोन मोचक बेटा LNG20 है, LNG20 यानी बी द राइट आंसर, है ना। सारे बेटा ये जो है ना आपका अंतःगर्भाशय युक्ति है, IUDS ही है, बट यहां पर क्या कहता है जो हार्मोन मोचक है तो वो है LNG20 यानी बी द राइट आंसर। चलो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका सारे बच्चों को पता है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका सही जवाब है टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, जिसके कारण हम लोग में एड्स जैसे भयंकर बीमारी उत्पन्न होती है ना, जो कि एक संक्रामक बीमारी है ना बेटा। तो HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करके हमें एड्स जैसे भयंकर बीमारी है ना की ओर लेके जाता है। और एड्स एक ऐसा बीमारी है जो कि संक्रामक बीमारी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलेंगे हम। तो क्वेश्चन 51 कहता है कि जल विलेय आकर्बनिक पोषक पदार्थों का, जल विलेय आकर्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों के प्रवेश को क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन है जल विलेय आकर्बनिक,
अकार्बनिक पोषक मतलब जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा नहीं होता का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश करना क्या कहलाता है बेटा? तो इसका सही जवाब है निक्षालन। निक्षालन कहलाता है मृदा में प्रवेश करने की घटना को। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 52 की ओर जाते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कहता है? रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो इसका सही जवाब है बेटा 7 मिलियन, 7 मिलियन, यानी कि क्या बेटा? आप देख सकते हैं ए द राइट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? आज टोटल 70 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जैव विविधता कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत बेटा? तो इसका सही जवाब है 8.1% है ना। तो 53 का आंसर क्या बेटा? बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग किस हो जाते हैं बेटा? क्वेश्चन हम लोग 54 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है मेरे बच्चों? विक्टोरिया झील में रिचलिड मछली के 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो चुके हैं। 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो जाते हैं। विक्टोरिया झील के रिचलिड मछलियों में 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो चुके हैं, जिसका कारण क्या है? तो इसका एक ही केवल कारण बेटा विदेशी जातियों का आक्रमण है ना। हालांकि सारे ये विलुप्तता का ही कारण है, जो कि ये 5 नंबर में चारों विलुप्तता का कारण लिखने के लिए आता है ना। कि विलोपन किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपको 5 नंबर में कैसे आ सकता है? विलोपन किसे कहते हैं? विलोपन के विभिन्न विधियों को लिखें। तो इस सारे जो है विलोपन की विधियां बेटा, बट यहाँ पर रिचलिड मछलियों के 200 से अधिक प्रजातियां विलोपन हो गया है, जिसका मेन कारण है विदेशी स्पीशीज का आक्रमण। ये होते हैं कैसे? तो जब कोई बाहरी जीवों की जातियां नए वातावरण में प्रवेश करता है, तो ये अपनी संख्या को तेजी से क्या करते हैं? बढ़ाते हैं और वहां के स्थानीय जीवों को ये नष्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विदेशी जातियों का आक्रमण, यानी बी द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो ये जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है, वनोन्मूलन भी है, वनों की कटाई जो गर्मी को बढ़ाता है, जनसंख्या भी शोध, सही बात है, जनसंख्या भी जो है वो उष्णता का कारण है। ऊर्जा प्रयोग दक्षता की उन्नति नहीं बेटा, हम लोग जो ऊर्जा प्रयोग दक्षता यानी डी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो यह ऊर्जा का प्रयोग दक्षता में उन्नति, डी द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 56 की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में सत्य है? यानी कौन सा कथन है जो हम लोग जैव माने जीवित खेती, जिसमें है ना आप पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों से है ना खेतों में उपयोग किए गए खरपतवार से जो खेती होती है उसे हम लोग कहते हैं जैविक खेती। तो यहाँ पर जैविक खेती नहीं है, कौन सा कथन सत्य है? तो आप देख सकते हैं जैविक खेती में कभी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यानी डी द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है ना? तो क्वेश्चन नंबर 57 बेटा आपका ये रहा है ना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 57? निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में सत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए प्रतिकृति के बारे में क्या बेटा असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। तो डीएनए अर्थ संरक्षित प्रकृति वाले होते हैं। डीएनए अर्थ संरक्षित प्रकृति वाले होते हैं, यानी मतलब डीएनए ही है जो माता पिता के लक्षणों को अपने संतानों में पहुंचाता है। डीएनए प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, ये कथन बेटा बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जब भी उत्परिवर्तन होगा जीन में होने वाले परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या होता है? जब किसी जीव के जीन में परिवर्तन दिखा देता है तो वह एक नए जीवों की जातियों का निर्माण करता है, जैसे हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। यानी कि कौन सा कथन असत्य है बेटा? तो सी कथन बिल्कुल क्या है? असत्य है, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 58 क्या कहता है? क्वेश्चन 58 यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब बेटा आरएनए पॉलीमरेज 1, यानी बी द राइट आंसर। कौन बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 1, बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन बेटा 59 क्या कहता है, कुछ अमीनो अम्ल है ना, कुछ अमीनो अम्ल कूट लेखन का एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोडोन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। तो ऐसे कोडोन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अपहासित। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोडोन को हम लोग अपहासित कहेंगे, यानी बी द राइट आंसर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन डील हो चुका है, बस 11 क्वेश्चन बचाओ मेरे प्रिय बच्चों। हम धैर्य से वीडियो से बने रहेंगे, है ना। क्वेश्चन 60 क्या कहता है, क्वेश्चन 60 का बेटा लैक ऑफ प्रॉन मॉडल में वाई जीन, है ना। क्वेश्चन में 60 क्या कहता है, लैक ऑफ प्रॉन मॉडल में वाई जीन। तो सारे बच्चे ये समझना है कि सबसे पहले सर जी लैक ऑफ प्रॉन मॉडल में, तो लैक ऑफ प्रॉन में 3 जीन आया था, जाया, याद करिएगा हमने आपको बतलाया था एक स्टोरी के माध्यम से, जब आप क्लास कर रहे होंगे तो, है ना। तो जाया क्या होता है, ये तीनों जीन ही है ना, जो मैंने आपको बतलाया था ZY, इसका एक पीछे एक स्टोरी भी मैंने बताया था। तो जाया जो है लैक ऑफ प्रॉन मॉडल में ये जो वाई जीन है इसकी क्या भूमिका होता है बेटा, तो लैक ऑफ प्रॉन मॉडल में वाई जीन जो है बीटा ग्लाइकोसाइडेज का कूट लेखन होता है, यानी बीटा ग्लाइकोसाइडेज का कूट लेखन होता है। आप देखे होंगे इस तरह से लैक ऑफ प्रॉन मॉडल में बीटा ग्लाइकोसाइडेज, इसका ये कूट लेखन होता है ना, यानी ए इज द राइट आंसर, है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है बच्चों, पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित होता है, यानी कि कौन सा ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा हमें जीवाश्म के बारे में जानकारी। पुराजीवी माने पहले के जो जीव है उसका प्रमाण हमें किस आधार पर मिलता है, तो इसका सही जवाब बेटा जीवाश्म के आधार पर। जीवाश्म के आधार पर नहीं, पुराजीवी प्रमाण हमें अध्ययन किया जाता है, यानी अध्ययन किस आधार पर किया है बेटा, जीवाश्म के आधार पर। क्योंकि जीवाश्म जो होता है जीवों का अवशेष होता है, जो चट्टानों या मिट्टी के अंदर दबे पाए जाते हैं, और उससे ही पता चलता है कि ये जो है ना इसका जो अवशेष है वो कितने वर्ष पुराने हैं और ये किसका है। तो इसका सही जवाब बेटा सी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 62 की ओर जाते हैं। 62 का क्वेश्चन क्या कहता है, तुल्य रूप में संरचनाएं क्या दर्शाती है, तो तुल्य रूप में संरचनाएं अभिसारी विकास को दर्शाती है। कौन विकास मेरे प्रिय बच्चों, अभिसारी विकास को दर्शाती है ना। चलिए यानी बी द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का रचना कब हुई, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का रचना कब हुई, तो इसका जवाब बिल्कुल आसान है, 18,000 वर्ष पहले, 18,000 वर्ष पहले। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 64 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पौधा कायिक प्रसारण के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन प्रसारण बेटा, कायिक प्रसारण के लिए उत्तरदायी, तो कायिक प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भू-आधारित कायिक प्रवर्धन का रूप है शल्ककण, है ना, कायिक प्रजनन का रूप है, प्रकंद भी कायिक प्रजनन का रूप है। ये तीनों जो है बेटा कायिक प्रजनन का रूप है। जबकि आपने पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि कायिक प्रजनन में मुकुलन भी आते हैं, क्योंकि मुकुलन में क्या होता है कि किसी जीव के शरीर से एक उभार निकलता है जिससे मुकुल कहते हैं। आप देख सकते हैं मुकुलन क्या होता है, तो ये बेटा आप ये हाइड्रा होती है, और हाइड्रा में बेटा इस तरह से सहस्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बेटा, सहस्पर्शक, और हाइड्रा के शरीर से एक उभार निकलता है, इससे हम लोग कहते हैं मुकुल। और जब यही मुकुल विकसित होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं मुकुलन, जो कि कायिक प्रवर्धन का एक रूप नहीं है। डी इज द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन क्या मैंने प्यारे बच्चों, 65 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेटा असत्य है, तो है ना, कौन सा कथन असत्य है। तो फिर से देखते हैं सारे बच्चों को। मार्केशिया में मादा थैलस के 5 रेडियोफोरा एवं एंथेरिडिया रहते हैं। तो नहीं बेटा, मार्केशिया में जो होते हैं वो मादा थैलस के 5 रेडियोफोरा के एंथेरिडिया नहीं रहते हैं, है ना। यहाँ जो होते हैं हम लोग, यहाँ जो होता है बेटा जलीय पौधा पाए जाते हैं, है ना। तो यानी कि ये कथन बिल्कुल क्या बेटा असत्य है, यानी ए इज द राइट आंसर, है ना बेटा। चलिए 66 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु ध्वनि का हिस्सा नहीं है। तो सारे बच्चों को पता होगा कि ये जो है पुष्प का नर भाग होता है, जिससे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, इसको कहते हैं परागकोश, है ना बेटा, परागकोश, और इसको हम लोग कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं बेटा, तंतु। और जब हम लोग परागकोश को काटते हैं तो इस तरह के संरचनाएं दिखाई देते हैं ना बेटा, इस तरह के संरचनाएं दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं
ये परागकोश का संरचनाएं हैं और परागकोश में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ बेटा? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ये फिगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो ये लघु बीजाणुधानी इसी कहते हैं। परागकोश द्विपालिता वाले होते हैं, जिसमें 4 कोष्ठ होते हैं, जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और लघु बीजाणुधानी में बेटा अंतःस्थिशियम भी होते हैं, टेपिटम भी होते हैं, बाह्य त्वचा भी होते हैं, बट कहीं भी लघु बीजाणुधानी में बीजाणु द्वार नहीं होते हैं। यानी डी इज द राइट आंसर। देख सकते बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 68 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 68 सॉरी बेटा, यहां पे मिस्टेक हो गया। 65 के बाद 67 आना 66 आना चाहिए था, बट 67 आ गया। चलिए 66 क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से है ना, किस पौधे को बंगाल का तंग कहा गया? तो इसका सारे बच्चा है ना, सारे स्टूडेंट के इसके अंदर पता होगा कि बंगाल का तंग जो कहा गया वो जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो जल में घुलित प्रदूषण की मात्रा को अवशोषित कर लेता है और जल को स्वच्छ बनाता है। तो निम्नलिखित में किसे बंगाल का तंग कहा गया? तो इसका सही जवाब है जलकुंभी, जो कि सारे बच्चों को नॉर्मली 99% बच्चों को इसका आंसर पता होगा। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 तो मैंने पढ़ लिया है। 68 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 68 क्या कहता है मेरे बच्चों? आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? तो इसका सही जवाब बेटा किस कोशिका के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? तो सारे बच्चों को पता होगा जनन कोशिका। जनन कोशिका में ही 2 नर युग्मक का क्या होता है ना, दो निर्माण होता है, 2 युग्मकों का निर्माण होता है। जनन कोशिका में 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 2024 पीवाईक्यू का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग बेटा अगले बार 2023 का पीवाईक्यू कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय का जुड़ाव नहीं होता? अंड समुच्चय जो होते हैं बेटा बीजांड को है ना, बीजांड कोश के अंदर यानी कहा जाता है भ्रूण कोश के अंदर पाए जाते हैं। ये भ्रूण कोश बीजांड के अंदर होते हैं। आपको भी पता है बेटा, ये जो है बीजांड का फिगर है और बीजांड के बेटा अंदर जो होते हैं, ये जो होता है बेटा ये भ्रूण कोश होते हैं। और भ्रूण कोश में एक अंड समुच्चय होता है जो इस तरह से होते हैं, इसको हम लोग अंड उपकरण भी कहते हैं। तो अंड उपकरण से यानी अंड समुच्चय से जुड़े नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब बेटा प्रतिव्यशांत कोशिका। कौन बेटा? प्रतिव्यशांत कोशिका, यानी सी द राइट आंसर। इसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। कौन सेल बेटा? एंटीपोडल। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं, है ना। घास के बीज में स्कुटेलम को क्या कहते हैं? घास के बीज में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ेगा। घास के बीज में स्कुटेलम को क्या कहते हैं? तो घास के बीज में स्कुटेलम को हम लोग बीज पत्र कहते हैं। कौन पत्र कहते हैं? जो बीज पत्र। यानी 70 का आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं आज हमने 70 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। 2020 है ना 2020 के हमने टोटल 70 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लिया है, जो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लाइव वीडियो में भी पढ़े होंगे, है ना। और चूंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अपलोड नहीं हो चुका, तो इस वजह से बेटा आपको जो है ना ये वीडियो हमने आपके लिए ही शूट किया, ताकि जो भी बच्चे लाइव वीडियो में लाभ प्राप्त नहीं कर पाए वो ये डायरेक्ट जो है शूट वीडियो से लाभ प्राप्त कर ले, है ना। तो चलिए बेटा बहुत अच्छा रहा आज का पीवाईक्यू। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।